नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आईबीएस के बारे में। आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में। देखिए प्रॉब्लम क्या है, आज इसके बारे में बात करेंगे। आईबीएस आपकी आंतों की प्रॉब्लम है। इसे हम बोलते हैं फंक्शनल बाउल डिसऑर्डर। फंक्शनल बाउल डिसऑर्डर। फंक्शनल बाउल डिसऑर्डर मतलब होता है कि जो आपकी आंतों का फंक्शन है, जो काम है, अगर वो काम ठीक से आपकी आंतें नहीं कर पा रही हैं तो वो प्रॉब्लम है आईबीएस की, यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की। अब देखिए, जब हम कोई खाना खाते हैं वो आपकी आंतों में जाता है तो आपकी आंतों में क्या होता है, मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। वो कॉन्ट्रैक्शन कहाँ से आता है, ब्रेन से आता है। ठीक है, तो जब ब्रेन से सिग्नल आता है तो आपकी आंतें क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है और आपकी आंतों में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, जिससे आपका फूड पचता है और आगे की तरफ क्या होता है, पास होता है। अगर वो मूवमेंट आपकी आंतें नहीं कर पा रही है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो वो प्रॉब्लम है आईबीएस की। यानी मान लीजिए आपको क्या है, 1 डे पर वीक, अगर हर हफ्ते में आपको एक दिन प्रॉब्लम हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, खाना आपका नहीं पच रहा है और ये प्रॉब्लम आपकी 3 मंथ तक रहती है कंटिन्यू, यानी हफ्ते में एक बार अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, डायरिया हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, आपका खाना नहीं पच रहा है, एसिडिटी बन रही है, गैस बन रही है, और ये प्रॉब्लम अगर 3 महीने तक रहती है तो उसे हम बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है वो 3 टाइप से होता है। इसके 3 टाइप हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम विद डायरिया। डायरिया यानी जिनको आईबीएस की प्रॉब्लम होती है उनको डायरिया होता है, यानी उनका खाना पचता नहीं है, उन्हें लूज स्टूल होते हैं। ठीक है, तो ये होता है किस वजह से, जब हाइड्रोजन गैस का ओवर प्रोडक्शन आपके एब्डोमेन में हो जाता है, उस वजह से क्या होती है, ब्लोटिंग होती है, गैस बनती है। ठीक है, आपको डायरिया होता है, वेट लॉस होता है, वो प्रॉब्लम है आपकी फर्स्ट, आईबीएस विद डायरिया। सेकंड प्रॉब्लम होती है आपकी आईबीएस विद कॉन्स्टिपेशन की। इसमें क्या होती है, इस जो आईबीएस के जो पेशेंट होते हैं, किसी में क्या होती है, डायरिया होता है, कुछ लोगों में कब्ज की प्रॉब्लम होती है, उसे हम बोलते हैं आईबीएस विद कॉन्स्टिपेशन। ये होता है मीथेन गैस के ओवर प्रोडक्शन के कारण। जब मीथेन गैस का ओवर प्रोडक्शन आपकी एब्डोमेन में होता है तो उसकी वजह से क्या होती है, कब्ज होती है। ठीक है, और आपको प्रॉब्लम होती है। अब मीथेन गैस का ओवर प्रोडक्शन कहाँ से होता है, देखिए आर्किया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसे हम आर्किया बोलते हैं, ये आपके आंतों में प्रेजेंट होता है। तो जब आपको आईबीएस की प्रॉब्लम होती है तो वो क्या करता है, मीथेन गैस का ओवर प्रोडक्शन करता है, जिससे आपको क्या होती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। थर्ड जो टाइप आता है वो है आपका आईबीएस विद मिक्स्ड बाउल हैबिट। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें आपका बोथ हाइड्रोजन और मीथेन गैस दोनों का ओवर प्रोडक्शन जब आपके हाथों में हो जाता है तो आपको अल्टरनेट प्रॉब्लम होती है, डायरिया भी होता है, डायरिया के साथ कॉन्स्टिपेशन भी बीच बीच में होता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की। और अगर एक दिन में, हर हफ्ते अगर एक दिन में आपको प्रॉब्लम हो रही है, कंटिन्यू प्रॉब्लम 3 महीने तक रहती है, तो उसे हम आईबीएस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए आईबीएस का कारण क्या है, यानी कॉज क्या है, किस वजह से आईबीएस होता है। देखिए आईबीएस के बहुत से कारण हैं। सबसे मोस्ट कॉमन जो कॉज आता है वो आता है डिसमोर्टेलिटी। जो सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है वो है डिसमोर्टेलिटी। डिसमोर्टेलिटी मतलब क्या होता है, देखिए यानी अगर आपके आंतों में मूवमेंट नहीं हो पा रहा, आपकी आंतें काम नहीं कर पा रही हैं, तो वो है डिसमोर्टेलिटी। देखिए आपकी छोटी आंत का काम होता है खाने को पचाना, ठीक है, और बड़ी आंत का काम क्या होता है, बड़ी आंत का काम होता है आपके वाटर और जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसका डीअब्जॉर्प्शन करना, विटामिन प्रोडक्शन करना, जो भी वेस्ट है उसे बाहर निकालना। तो जो भी पाचन होता है वो आपकी छोटी आंत में होता है। तो जब छोटी आंत आपकी वर्क ठीक से नहीं कर पा रही है, ठीक है, उसमें मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से आईबीएस की प्रॉब्लम होती है। अब डिसमोर्टेलिटी भी 2 टाइप से होती है। देखिए डिसमोर्टेलिटी से डिसबायोसिस की प्रॉब्लम होती है।
डिसबायोसिस क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके आंतों में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जब ये क्या होते हैं, अनबैलेंस्ड हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, माइक्रो सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बोलूँ कि जो हमारे पेट में कीड़े होते हैं, जो हमारे पाचन सिस्टम में हेल्प करते हैं, ठीक है, हमारे विटामिन जो भी न्यूट्रिएंट्स है उनको अब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, तो वो जब कीड़े हमारे पेट में प्रेजेंट होते हैं उनमें अनबैलेंस्ड हो जाता है, यानी जो बैक्टीरिया होते हैं जो हमें क्या करते हैं, हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उनका नंबर कम हो जाते हैं, और जो क्या है, हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनके जब नंबर हमारे आंतों में इंक्रीज हो जाते हैं तो वो प्रॉब्लम होती है डिसबायोसिस की। अब डिसबायोसिस की प्रॉब्लम भी दो टाइप से होती है। सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है वो आती है सीबो, जिसे हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए, जो डिसबायोसिस की प्रॉब्लम होती है वो दो टाइप से होती है। डिसबायोसिस में जो पहला टाइप आता है वो आता है आपका सीबो, जिसे हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ग्रोथ, बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ, यानी जब बैक्टीरिया आपके आंतों में ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो जाते हैं। देखिए, बैक्टीरिया जो होते हैं वो मेनली आपकी बड़ी आंत में होते हैं, ठीक है, यहाँ पर वो क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को मिल रहे हैं, विटामिन प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें हेल्प करते हैं। तो जब ये बैक्टीरिया ओवर ग्रोथ क्या है, आपकी छोटी आंत में ज्यादा हो जाते हैं। मेनली क्या होता है, छोटी आंत में बैक्टीरिया कम कम प्रेजेंट होते हैं, यानी कम बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी छोटी आंत में प्रेजेंट होते हैं। ज्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपकी बड़ी आंत में होते हैं। तो जब ये बैक्टीरियल आपकी क्या है, छोटी आंत तक पहुंच जाते हैं, यानी छोटी आंत में बैक्टीरिया के जो नंबर है वो ज्यादा मात्रा में आ गए हैं, उसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो डाइजेशन प्रोसेस होती है उसमें इंटरफेरेंस वो करते हैं। यानी जो आप खाना खाते हैं तो उसमें क्या है, लिवर से बाइल आ रहा है, बाइल का सेक्रीशन हो रहा है, स्टमक एसिड आ रहा है, पैनक्रियाटिक जूस आ रहे हैं, वो सब सारे कहाँ आते हैं, आपकी छोटी आंत में आते हैं। और छोटी आंत में जब आते हैं तो ये वहां पर खाने को पचाते हैं, ठीक है, और जब ये खाने को पचाते हैं तो उससे जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो क्या होते हैं, आपकी ब्लड में एंटर करते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स फिर ब्लड के थ्रू आपकी पूरी बॉडी को पास होते हैं, सारे सेल्स को मिलता है वो न्यूट्रिशन। तो अब देखिए, जब बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाती है, यानी जो बैक्टीरिया आपकी बड़ी आंत में होते हैं वो मेनली क्या होता है, जो बैड बैक्टीरिया होते हैं उनके नंबर छोटी आंत में इंक्रीज हो जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ। और इसकी वजह से आपके डाइजेशन क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके भी क्या कारण है, क्यों ये बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। इसमें भी पहली कंडीशन जो आती है कि अगर आपकी कोई प्रायर सर्जरी हुई है, वो सर्जरी आपकी हर्निया की भी हो सकती है, ट्यूमर की भी हो सकती है, कोई कैंसर है उसकी सर्जरी भी है, जिस वजह से स्कार आपकी इंटेस्टाइन में बन गए हैं, घाव बन गए हैं, या कोई ब्लॉकेज आ गया है जिसकी वजह से खाना आगे पास नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जब खाना लंबे टाइम तक आपके इंटेस्टाइन में होल्ड रहता है तो बैक्टीरियल ग्रोथ को बढ़ाता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको ये स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ की प्रॉब्लम होती है। यानी स्ट्रक्चरल अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उस वजह से ये प्रॉब्लम आपको हो रही है। दूसरा है, कोई भी अगर मेडिकल कंडीशन है, यानी कोई आपको ऐसी डिजीज है जो आपके डाइजेशन को क्या कर रही है, स्लो कर रही है। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज हो गया, डायबिटीज में क्या होता है, आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है, ठीक है। दूसरी जो प्रॉब्लम होती है वो है स्क्लेरोडर्मा। स्क्लेरोडर्मा क्या होती है, देखिए, जब आपके स्किन में कोलोजन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो उससे आपकी स्किन क्या हो जाती है, थिक हो जाती है, टाइट हो जाती है, वो प्रॉब्लम है स्क्लेरोडर्मा की। तो जिन लोगों को स्क्लेरोडर्मा की प्रॉब्लम होती है उनका डाइजेशन भी क्या होता है, डिस्टर्ब होता है, क्योंकि आपके डाइजेशन को भी अफेक्ट करता है। तीसरा है सिलियक डिजीज। सिलियक डिजीज होती है जिन लोगों को ग्लूटेन सेंसिटिविटी डिसऑर्डर होता है, यानी कुछ लोगों को क्या होती है, अनाज से प्रॉब्लम होती है, वो कुछ भी अनाज लेते हैं तो उनको डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, उनको डायरिया या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, वो है सिलियक डिजीज। ये ऑटो इम्यून कंडीशन है, ठीक है। तो जिन लोगों को ये डिजीज होती है उनमें भी क्या होती है, डाइजेशन जब नहीं हो पाएगा तो बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो जाएगी, यानी बैक्टीरिया काफी ज्यादा मात्रा में आपके इंटेस्टाइन में डेवलप हो जाएंगे जो आपके डाइजेशन को डिस्टर्ब करेंगे और आईबीएस की प्रॉब्लम को क्रिएट करेंगे, ठीक है।
अगला जो कारण है वो है मेडिकेशन। देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जो आपके डाइजेशन को अफेक्ट कर रहा है, जैसे एंटीबायोटिक आप ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, स्टेरॉयड आप ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, ये मेडिसिन क्या करती हैं, आपके डाइजेशन को डिस्टर्ब करती हैं। बैक्टीरिया, जब डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, कब्ज बनेगी, उसकी वजह से क्या है, बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ हो जाएगी और आपको IBS की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन ओवर ग्रोथ की प्रॉब्लम होती है, इसमें जब आपका डाइजेशन ठीक से नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से आपको क्या होगा, डायरिया होगा। ठीक है, जब खाना पच नहीं रहा है तो न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं, आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, तो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होगी। ठीक है, जब न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा तो आपका वेट लॉस हो जाएगा। ठीक है, वेट लॉस के साथ साथ क्या होगी, आपको स्किन रैशेस आएंगे। देखिए, जब डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है तो आपकी वो बैक्टीरियल ओवरग्रोथ जब आपके इंटेस्टाइन में हो गई है तो वो आपकी त्वचा पर भी क्या है, दिखाई देता है। यानी आपकी त्वचा पर क्या होती है, स्किन इरप्शंस आती हैं, कोई भी पिंपल, एक्ने, ठीक है, एक्जिमा की प्रॉब्लम, वो किस वजह से होती है, डाइजेशन की वजह से होती है। आपके शरीर में जो भी प्रॉब्लम होती है, ज्यादातर जो भी प्रॉब्लम होती है वो आपके ब्रेन से रिलेटेड होती है या आपके डाइजेशन से रिलेटेड होती है। और डाइजेशन को, जो आपका ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसे सेकंड ब्रेन बोला गया है। ठीक है, यानी जो भी आपके डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है और ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वही आपकी बॉडी में ज्यादातर होती है, और हर बीमारी आपके ब्रेन से और डाइजेशन से रिलेटेड होती है। तो डायरिया होता है, माल न्यूट्रिशन होता है, वेट लॉस होता है, स्किन इरप्शंस होते हैं, हेयर फॉल होता है। हेयर फॉल भी जिनको ज्यादा हो रहे हैं, यानी उनके डाइजेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, आपका जब न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है तो विटामिन डेफिशिएंसी आपके बॉडी में हो जाती है। विटामिन डेफिशिएंसी हो जाती है। कैल्शियम, कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, मांसपेशियों में मसल वीकनेस हो रही है। ठीक है, बोन वीक हो रही है आपकी। हड्डियों को जब कैल्शियम नहीं मिल पा रहा है तो हड्डियों में भी आपके दर्द होने लगता है। ठीक है, अगली जो प्रॉब्लम होती है, किडनी स्टोन। किडनी स्टोन क्यों बनते हैं, देखिए, जब कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है तो वो क्या कर रहा है, स्टोन फॉर्म कर रहा है। मांसपेशियां कमजोर हो गई हैं क्योंकि न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे, कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है आपकी बॉडी में। तो ये सारे सिम्टम्स आते हैं जिनको बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो जाती है इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब देखिए अगली जो प्रॉब्लम होती है, ये है डिसबायोसिस की फर्स्ट कंडीशन, जिसमें आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अनबैलेंस्ड हो जाते हैं। अब जो सेकंड प्रॉब्लम डिसबायोसिस में आती है वो आती है C4, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन फंगल ओवरग्रोथ। देखिए, कुछ लोगों में उनके इंटेस्टाइन में फंगल इन्फेक्शन होने की वजह से, यानी फंगल ओवरग्रोथ होने की वजह से क्या होती है, डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है और IBS की प्रॉब्लम होती है। ये जो डिसबायोसिस की प्रॉब्लम होती है, ये डिसमोर्टेलिटी की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी आपकी आंतों की मूवमेंट है वो प्रॉब्लम कॉज करता है। अब जो फंगल इन्फेक्शन होता है, मोस्ट कॉमन कैंडिडा एल्बिगन्स से होता है। कैंडिडा एल्बिगन्स क्या है, आपका फंगस है जो इन्फेक्शन को क्या करता है, क्रिएट करता है। अब ये फंगल इन्फेक्शन जिन लोगों में होता है, उनकी स्किन पर भी क्या है, फंगल इन्फेक्शन के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, साइन दिखाई देते हैं, जिससे पता चलता है कि उनके डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है या उनके पेट में फंगल ओवरग्रोथ हो गई है। कैसे दिखाई देता है, देखिए, उनके स्किन में, उनके नेल्स में फंगल इन्फेक्शंस आपको दिखाई देंगे, यानी स्किन एंड नेल फंगल इन्फेक्शन जिनको होते हैं, यानी उनकी इंटेस्टाइन में क्या है, डाइजेशन ठीक नहीं है, उनके इंटेस्टाइन में फंगल ओवरग्रोथ हो रही है, इस वजह से ये सारे सिम्टम्स उनको दिखाई दे रहे हैं। डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है, स्किन और नेल फंगल इन्फेक्शन होता है, ओरल थ्रस होता है। ओरल थ्रस क्या होता है, कुछ लोगों के मुंह में बार बार छाले निकल जाते हैं।
ठीक है, या जीभ क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, थिक हो जाती है, व्हाइट पैच आपकी जीभ पर दिखाई देते हैं, वो भी शो करता है कि आपको क्या है, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी फंगल ओवरग्रोथ हुई है। तो स्किन और नेल फंगल इन्फेक्शन स्किन पर होना स्टार्ट हो जाएंगे, डैंड्रफ होना स्टार्ट हो जाएगी, ओरल थ्रस यानी मुंह में छाले और जीभ पर क्या है, व्हाइट पैचेस बनना स्टार्ट हो जाएंगे, यूटीआई इन्फेक्शन बार बार होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यूटीआई इन्फेक्शन बार बार होगा, यानी जिनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बार बार हो रहा है उनको भी क्या है, उनके डाइजेशन में रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन फंगल ओवरग्रोथ प्रॉब्लम है, जिस वजह से ये सारे चीजें उनके साथ हो रही है। विजाइनल इचिंग, यानी विजाइनल इचिंग फीमेल्स में होती है, वो भी किस वजह से होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन फंगल ओवरग्रोथ की वजह से होती है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है डिसबायोसिस की, जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के को डेवलप करता है। अब बात करेंगे अगली कंडीशन के बारे में। देखिए, अगली कंडीशन आपकी आती है फूड सेंसिटिविटी और फूड इंटॉलरेंस। देखिए, इसे हम बोलते हैं फूड एलर्जी, भी इसे बोल सकते हैं फूड एलर्जी एंड सेंसिटिविटी। देखिए, कुछ लोगों की क्या होती है, इसमें फर्स्ट जो आता है वो है आपका ग्लूटेन इनसेंसिटिविटी। यानी कुछ लोगों को क्या है, अनाज से प्रॉब्लम होती है, गेहूं हो गया, ठीक है, जौ हो गया, जिसे हम जई भी बोलते हैं, राई हो गई, इस अनाज को कुछ लोग क्या है, पचा नहीं पाते हैं, और ये ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, यानी जब आपका ही इम्यून सिस्टम आपके ही क्या है, इंटेस्टाइनल जो सेल्स हैं उन पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, तो आपको ये प्रॉब्लम डेवलप होती है। और कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम होती है कि वो अनाज को जब खाते हैं तो उसे पचा नहीं पाते हैं। तो जिन लोगों में ये प्रॉब्लम होती है उनको आईबीएस की भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्या है, आईबीएस की प्रॉब्लम को क्रिएट करता है या उसे बढ़ाता है। ठीक है, अगली जो फूड एलर्जी होती है वो होती है लैक्टोज इंटॉलरेंस। देखिए, लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है कि जो लोग दूध या दूध से बनी हुई कोई भी चीज को पचा नहीं पाते हैं। ठीक है, कुछ लोगों में क्या होता है, दूध पीने से या चीज खाने से, ठीक है, या कुछ भी दूध से बनी हुई आप मिठाई खा लीजिए, उससे प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, तो उनको भी क्या होती है, आईबीएस की प्रॉब्लम होती है। तीसरा है फ्रक्टोज इंटॉलरेंस। देखिए, फ्रक्टोज होता है जो शुगर आपको फलों से मिलती है या वेजिटेबल से मिलती है, जो फलीदार क्या होती है, आपकी सब्जियां होती हैं या फ्रूट्स होते हैं, जैसे बनाना हो गया, मैंगो हो गया, ग्रेप्स हो गया, इनमें क्या होती है, फ्रक्टोज की मात्रा ज्यादा होती है, यानी इनको लेने की वजह से क्या होती है, जो शुगर पेशेंट होते हैं कुछ लोगों में, इनको खाने की वजह से उनका शुगर क्या होता है, बढ़ जाता है, तो उससे उनको प्रॉब्लम होती है या उनके डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं फ्रक्टोज इंटॉलरेंस, यानी जो इन फ्रूट्स को, इन सब्जियों को पचा नहीं पाते हैं, डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों में भी आईबीएस की प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट होता है डिसबायोसिस, जिसमें बैक्टीरियल ओवरग्रोथ आपकी आंतों में हो गई है, फंगल ओवरग्रोथ आपकी आंतों में हो गया, उस वजह से आईबीएस डेवलप हो रहा है। सेकंड कंडीशन है फूड एलर्जी, उसमें ग्लूटेन सेंसिटिविटी आ गई, जिसमें अनाज हो सकता है, ठीक है, लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गया, जो दूध से बनी हुई चीजें पचा नहीं पाते हैं, या फ्रक्टोज इंटॉलरेंस हो गया, जो फ्रूट से जो भी मीठा मिलता है या सब्जियों से मिलता है, जैसे बीन्स हो गया, ठीक है, मटर हो गया, इन सब्जियों से भी क्या है, शुगर की मात्रा आपकी बॉडी में बढ़ जाती है और आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, स्पेशली जो शुगर पेशेंट होते हैं। ठीक है, अगली जो प्रॉब्लम है, देखिए, जो आईबीएस का अगला कॉज है वो है आपका मेंटल स्ट्रेस। अगर लंबे टाइम तक आप कोई स्ट्रेस ले रहे हैं, उसकी वजह से भी आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, जिसे हम कॉर्टिसोल बोलते हैं, और जब ये कॉर्टिसोल आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो ये आपके डाइजेशन को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, आपकी बॉडी में शुगर की मात्रा को बढ़ा देता है। दूसरा कारण है कि जो आपकी वेगस नर्व होती है, ये सबसे लार्जेस्ट नर्व होती है आपकी बॉडी में, ये आपके क्या है, ब्रेन स्टेम से होते हुए आपके नेक से, चेस्ट से होते हुए आपके
डाइजेस्टिव सिस्टम तक क्या है ये सिग्नल को लेके जाती है, यानी ब्रेन और जो आपके पाचन सिस्टम है, ठीक है, आपके मस्तिष्क और पाचन सिस्टम के बीच में जो सिग्नल होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, वेगस नर्व के थ्रू होता है। तो मेंटल स्ट्रेस क्या करता है, आपका जो वेगस नर्व है इसके फंक्शन को इनहिबिट करता है। इनहिबिट यानी इसके फंक्शन को रोकता है या इसके फंक्शन को डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से आपकी क्या है, आंतों तक सिग्नल नहीं पहुंच पाता है। अब जब आंतों तक सिग्नल नहीं पहुंच पाएगा तो आपके आंतें काम नहीं करेंगी। आपकी मसल तभी वर्क करती है जब आपका ब्रेन उन्हें सिग्नल देता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन तभी होता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट आपकी आंतों में तभी होता है जब आपके ब्रेन से सिग्नल आता है। तो मेंटल स्ट्रेस लेने की वजह से आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो स्ट्रेस जितना कम हो सके उतना कम लेना है, ठीक है। अब देखिए, ये तो आपके आईबीएस के कॉज हैं जो आईबीएस की प्रॉब्लम को डेवलप करते हैं। अब आईबीएस की जो प्रॉब्लम होती है वो मोस्ट कॉमन वुमेन को अफेक्ट करती है। वुमेन को क्यों अफेक्ट करती है, देखिए जो इसके रिस्क फैक्टर हैं, फर्स्ट है वुमेन। वुमेन को क्यों अफेक्ट करता है, क्योंकि वुमेन में हार्मोनल इम्बैलेंस ज़्यादा होता है। वुमेन में जो एस्ट्रोजन है उसका लेवल क्या होता है, फ्लक्चुएट होता रहता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल और ड्यूरिंग मेनोपॉज। तो उस टाइम पे क्या होता है, ये क्या करता है, आईबीएस की प्रॉब्लम को डेवलप करता है। ये डाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो एस्ट्रोजन का लेवल है उस वजह से आईबीएस की प्रॉब्लम वुमेन में ज़्यादा होती है। दूसरा जो इसका रिस्क फैक्टर है वो है अर्ली एज। अर्ली एज यानी ये 20 से 40 ईयर्स की एज में ज़्यादा ही आईबीएस की प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है, क्योंकि उस टाइम पर हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि हम बाहर का खाना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा खाते हैं। जब हम टीनेजर में होते हैं या टीनेज जब हमारी ख़त्म होने वाली होती है, अर्ली 20s, ठीक है, और अर्ली 30s जो होती है, ये एज क्या होती है, ज़्यादा आईबीएस की प्रॉब्लम को क्रिएट करती है। तो अर्ली एज भी एक रिस्क फैक्टर है। तीसरा है पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री। देखिए कुछ लोगों में अगर उनके मदर फादर को प्रॉब्लम है तो चांसेस है कि उनको भी आईबीएस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जेनेटिक भी ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। चौथा कारण है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो भी ये प्रॉब्लम आपको ज़्यादा होती है। तो ये सारे क्या है, इसके रिस्क फैक्टर हैं जो आईबीएस की प्रॉब्लम को क्या होते हैं, बढ़ाते हैं। अब देखिए, अब ये तो हो गई आईबीएस के कॉज। अब रिस्क फैक्टर भी हमने जान लिए हैं, कॉज भी हमने जान लिए, सिम्टम्स भी हमने जान लिए हैं। देखिए सिम्टम्स में क्या होता है, डायरिया होता है यानी लूज स्टूल होते हैं। कुछ लोगों में कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम होती है, गैस बनती है, ब्लोटिंग होती है यानी पेट में भारीपन लगता है, पेट फूल जाता है। ये प्रॉब्लम भी आईबीएस में होती है। कुछ पेशेंट में वोमिटिंग की भी प्रॉब्लम होती है, मसल वीकनेस भी आती है, ठीक है। वीक बोन की भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है। वेट लॉस की भी प्रॉब्लम होती है। तो ये सारे सिम्टम्स क्या होते हैं, आईबीएस में होते हैं। चक्कर आते हैं, ठीक है, एंजाइटी होती है, ये प्रॉब्लम भी आईबीएस में आते हैं। अब अगर आपको मेंटल हेल्थ इश्यू है, कोई भी एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये प्रॉब्लम भी क्या करते हैं, आईबीएस को बढ़ाती है। तो मेंटल हेल्थ इश्यू भी आपका एक रिस्क फैक्टर है जो आईबीएस की प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। अब बात करेंगे डाइट के बारे में, यानी इसका मैनेजमेंट क्या है, कैसे हम इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। पहले जान लेते हैं, देखिए जो चीजें हमें नहीं खानी है, यानी जिनको क्या है, ग्लूटेन सेंसिटिविटी है, जिनको अनाज से प्रॉब्लम है, उन्हें अनाज को क्या करना है, अवॉइड करना है, ठीक है। जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, जिनको दूध से बनी हुई चीजें पचती नहीं है, उनको क्या करना है, इसे अवॉइड करना है, इसे नहीं लेना है। कुछ लोगों में क्या है, फ्रक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है,
तो इसे भी क्या करना है, आपने अवॉइड करना है। यानी जिस पर्सन को जिस फूड से एलर्जी है उसे क्या करना है, सबसे पहले अवॉइड करना है। दूसरा आपको क्या करना है, जो भी स्पाइसी फूड है, मिर्च मसाले वाला खाना आपको अवॉइड करना है। ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना आपको नहीं खाना है। जिनमें कैफीन की मात्रा ज़्यादा होती है, कैफीन की मात्रा आपकी चाय में होती है, कॉफ़ी में होती है, जो एनर्जी ड्रिंक्स आप लेते हैं उनमें होती है। तो कैफीन भी क्या करता है, आईबीएस की प्रॉब्लम को और बढ़ा देता है, या आईबीएस की प्रॉब्लम को क्या करता है, और डिस्टर्ब करता है। तो कैफीन नहीं लेना है, स्पाइसी फूड नहीं लेने, फ्रक्टोज फूड आपको अवॉइड करने हैं। अब देखिए, जिन फूड में लैक्टिन्स की मात्रा ज़्यादा होती है, लैक्टिन क्या होता है, यह प्रोटीन होता है जो आपके फलीदार दालों में और फलीदार सब्जियों में होता है। जैसे मटर हो गया, बीन्स हो गई, या दालें हो गई, मोटे छिलके वाली जो दालें होती हैं वो भी क्या होती हैं, उनमें भी लैक्टिन की मात्रा ज़्यादा होती है। और जिनमें लैक्टिन की मात्रा ज़्यादा होती है उनमें फ्रक्टोज की मात्रा भी ज़्यादा होती है। ठीक है, फ्रक्टोज की मात्रा ज़्यादा होती है तो ये आपकी बॉडी में क्या करते हैं, शुगर को बढ़ाते हैं। ठीक है, और ये खाना क्या है, आईबीएस के जो पेशेंट है उनको नहीं पचता है। यानी जो मोटे छिलके वाली सब्जियां होती हैं, दालें होती हैं, उनमें क्या होता है, लैक्टिन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो लैक्टिन जो फूड है या वेजिटेबल्स हैं वो आपको नहीं लेनी है, उनको आपने अवॉइड करना है। रॉ फूड जो होते हैं, ठीक है, वो भी आपको नहीं लेने हैं। जो फास्ट फूड, जंक फूड है वो भी आपको अवॉइड करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आईबीएस पेशेंट को नहीं लेनी है। अब बात करेंगे कि खाना क्या है। देखिए, खाने के लिए आप क्या है, ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हैं, और सीजनल फ्रूट्स आप लें, और वही फूड लें जो आपको डाइजेस्ट होते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को क्या है, एक स्पेसिफिक फूड को क्या करते हैं, वो लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा फूड आपको नहीं लेने हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स लेनी है। और अगर कुछ लोगों को क्या है, पके हुए खाने से दिक्कत है, तो वो क्या कर सकते हैं, स्टीम लगा के, यानी भाप लगा के सब्जी को हल्का भाप में पका के उसमें हल्का सा नमक डाल के वो सब्जी आप ले सकते हैं, क्योंकि वो इजीली डाइजेस्ट हो जाती हैं। ठीक है, नट्स अगर हम लेते हैं, यानी अगर हम बादाम वगैरह लेते हैं तो वो क्या करना है, भिगा के खाना है, क्योंकि भिगा के खाने से वो क्या करते हैं, इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। अगर ऐसे ही आप लेंगे तो आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो ग्रीन वेजिटेबल्स लेनी है, सीजनल फ्रूट्स लेने हैं, नट्स आप ले सकते हैं। ठीक है, और देखिए, जो भी खाना आप खाते हैं, सूप आप ले सकते हैं, सूप आप ले सकते हैं, एग आप ले सकते हैं। एग का जो अंदर का पार्ट होता है, एग योक, वो पचने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो उसे हटा के आप जो वाइट पार्ट होता है वो आप ले सकते हैं। फिश आप ले सकते हैं। और जो शुगर पेशेंट नहीं है वो क्या है, बासमती राइस भी ले सकते हैं। बासमती राइस क्या होता है, डाइजेस्ट इजीली हो जाते हैं। लेकिन जिन लोगों को शुगर है उनको राइस नहीं लेना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। हाँ, खाने को अगर आप खाते हैं तो वो धीरे धीरे खाना है, धीरे धीरे खाना है, चबा के खाना है, एकदम भरपेट नहीं खाना है। ठीक है, और जब आप स्ट्रेस में होते हैं, गुस्से में होते हैं, उस टाइम पे आपको खाना नहीं खाना है, क्योंकि उस टाइम पे अगर हम जो भी खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता है। इससे जब आप गुस्से में हो, ठीक है, या आपको कोई एंजाइटी हो या कोई भी स्ट्रेस ज़्यादा हो, उस टाइम पे आपने खाने को अवॉइड करना है। तीसरा है कि जब आप रात में खाना खाते हैं तो 7 बजे से पहले आपको डिनर करना है। जो आईबीएस के पेशेंट हैं, 7 बजे से पहले उन्हें डिनर करना है, और ब्रेकफास्ट उनको 9 बजे के बाद करना है। यानी जो डिनर और ब्रेकफास्ट के बीच का गैप है वो आपका लंबा होना चाहिए। ठीक है, ताकि आपको इजीली जो भी आप खाना खाएं वो इजीली आपको पच जाए। आईबीएस के पेशेंट में खाना पचने में भी क्या होता है, प्रॉब्लम होती है, और धीरे धीरे खाना पचता है। तो यानी आपके जो खाना है उसके बीच में एक लंबा गैप देना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग आप भी आप कर सकते हैं, यानी कभी कभी आपने फास्ट बीच में रख लिया, तो वो आईबीएस पेशेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसके साथ साथ आपको योगा करना है, एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, जिससे आपकी बॉडी मूवमेंट बनी रहे। तो अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए और अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगली प्रॉब्लम के बारे में। धन्यवाद।